1500 सदी के बाद दुनिया में एक नियम बन चुका था। यूरोप आता है और सभ्यताएं मिट जाती है। एज़टेक को सिर्फ 2 साल लगे मिटने में, इंका को उससे भी कम। भारत की गर्दन झुक चुकी थी, चीन दरवाजे पर दस्तक सुन रहा था। कोई नहीं बचा था सिवाय एक जगह के। हिमालय में एक छोटा सा राज्य था, इतना छोटा कि नक्शे पर ढूंढना मुश्किल था, इतना बटा हुआ कि खुद को ही नहीं बचा पा रहा था। लेकिन एक आदमी ने एक फैसला जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को हिला दिया। क्या आप जानते हो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यवादी तूफान को पहली बार किसने रोका था? यह कहानी है उस यूरोपियन साम्राज्यवाद विरुद्ध की पहला सफल प्रतिरोध की, जिसे इतिहास दबाना चाहता था लेकिन दबा नहीं पाया। नमस्कार, मैं हूँ डीएन भारद्वाज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कालचक्र। मानव इतिहास में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब समय केवल आगे नहीं बढ़ता, वह पूरी सभ्यता की दिशा ही बदल देता है। 15वीं शताब्दी का अंत ऐसा ही एक युग था। वो समय जब दुनिया के नक्शे फिर से बनाए जाने लगे, महासागरों का अर्थ बदल गया, व्यापार युद्ध में बदलने लगा और यूरोप के कुछ छोटे से राज्य पूरी पृथ्वी को अपने साम्राज्य के नक्शे में समेट लेने का सपना देखने लगे। 15वीं शताब्दी से पहले मानव सभ्यता कई अलग अलग संसारों में बटी हुई थी। पूर्व में चीन अपनी महान और विशाल सभ्यता के गौरव में मग्न था। दक्षिण में भारत, जहां मसालों की सुगंध के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और व्यापार हजारों वर्षों से पूरी दुनिया तक पहुंच रहा था। पश्चिम और पूर्व के बीच इस्लामी साम्राज्य खड़े थे, जो रेशम मार्ग और मसाला व्यापार की धड़कन पर नियंत्रण रखते थे। अफ्रीका के विशाल साम्राज्य अपनी शक्ति और समृद्धि के साथ आगे बढ़ रहे थे और अटलांटिक तथा प्रशांत महासागरों के पार छिपी हुई अमेरिका की एज़टेक, माया और इंका सभ्यताएं अपने ही सूर्य के प्रकाश में चमक रही थी। इनमें से किसी भी सभ्यता ने कल्पना भी नहीं की थी कि हजारों किलोमीटर दूर एक छोटे से महाद्वीप में ऐसा तूफान जन्म ले रहा था जो कुछ ही शताब्दियों में उनकी पूरी दुनिया को उलट कर रख देगा। जो समुद्र हजारों वर्षों तक सभ्यताओं की सीमाएं रहे थे, अब वो अचानक एक नए राजमार्ग में बदलने लगे। हवाओं के सहारे चलने वाले विशाल जहाज अब केवल लहरों को नहीं चीर रहे थे, वो इतिहास की दिशा बदलने निकल पड़े थे। कंपास ने दिशाओं को अपने बस में कर लिया, एस्ट्रोलेब ने तारों को नक्शे पर उतार दिया, कार्वेल जहाजों ने महासागरों को चुनौती दे दी और पुनर्जागरण ने मनुष्य के भीतर एक नया आत्मविश्वास जगाया। दुनिया को जीता जा सकता है। पोर्तुगाल नक्शे पर एक छोटा सा देश, लेकिन उसके सपने महासागरों से भी विशाल थे। सन 1488 बार्थोलोम्यू डायस ने अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार कर लिया। पहली बार यूरोप को महसूस हुआ भारत तक पहुंचने का समंदर का द्वार खुल चुका है। कुछ ही वर्षों बाद सन 1498 वास्को दा गामा का जहाज भारत के कालीकट तट पर पहुंचा। यह केवल एक जहाज का आगमन नहीं था, यह 2 दुनियाओं की पहली प्रत्यक्ष मुलाकात थी। उसी क्षण से हिंद महासागर के शक्ति संतुलन में बदलाव शुरू हो गया। उधर दुनिया के दूसरे छोर पर एक और जहाज अपनी यात्रा पर था। सन 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस एशिया की खोज में पश्चिम की ओर निकले थे, लेकिन समंदर उन्हें एशिया नहीं, एक नए महाद्वीप तक ले गया, अमेरिका। यह एक संयोग था, लेकिन इस संयोग ने मानव इतिहास की नियति बदल दी। अब समंदर में केवल व्यापारी नहीं थे, वहां साम्राज्य यात्रा कर रहे थे। मसाले, सोना, चांदी, रेशम, चाय, कपास, ये केवल व्यापारिक वस्तुएं नहीं थी, ये विश्व प्रभुत्व की चाबियां थी। जहाँ व्यापारिक चौकी बनी वहाँ किला खड़ा हुआ, जहाँ किला बना वहाँ तोप पहुंचे और जहाँ तोप पहुंचे वहाँ स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। व्यापार धीरे धीरे साम्राज्यवाद में बदल गया। उधर यूरोप के भीतर भी एक मौन क्रांति चल रही थी। पुनर्जागरण ने मनुष्य को नए ढंग से सोचने की प्रेरणा दी। मुद्रण यंत्र ने ज्ञान को पंख दे दिए। धार्मिक सुधार आंदोलन ने पुरानी व्यवस्थाओं को चुनौती दी। वैज्ञानिक क्रांति ने प्रकृति के रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू किया और यही ज्ञान, यही तकनीक, यही आत्मविश्वास कुछ ही दशकों बाद तोपों, बंदूकों, युद्धपोतों और कारखानों में बदल गया। फिर शुरू हुई समुद्री साम्राज्यों की दौड़। स्पेन, पोर्तुगाल, नीदरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, ये देश की सीमाएं नक्शे पर भले छोटे थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा पूरी दुनिया से भी बड़ी थी। अमेरिका में हजारों वर्षों से विकसित हो रही महान सभ्यताएं की कुछ ही दशकों में नामो निशाना मिटा दी गई। हर्नान कार्टेस की सेना ने एज़टेक साम्राज्य को नष्ट कर दिया। फ्रांसिस्को पिजारो ने इंका साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। लेकिन उन्हें केवल बंदूकों ने ही नहीं हराया, बारूद, लोहे का हथियार, घोड़े और यूरोप से आए घातक रोगों ने
पूरी की पूरी सभ्यताओं का अस्तित्व मिटा दिया। सदियों पुराने साम्राज्य आंधी में उड़ते पत्तों की तरह गिरने लगे। इसके बाद अमेरिका की धरती से सोने और चांदी की बाढ़ यूरोप की ओर बहने लगी। स्पेन के बंदरगाह धन से भर गए, राजाओं के महल और भी भव्य हो गए, युद्ध पहले से कहीं अधिक विनाशकारी हो गए, जहाज पहले से कहीं अधिक विशाल बनने लगे और विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर की ओर स्थानांतरित होने लगा। लेकिन इस समृद्धि की कीमत किसने चुकाई? अफ्रीका ने। लाखों लोगों को अपने ही गांव से जबरन उठा लिया गया, उनके हाथ पैर जंजीरों में जकड़ दिए गए, उन्हें दास बनाकर जहाजों के अंधेरे कोठरी में ठूंस दिया गया। अनेक लोग समंदर में ही मर गए। जो बच गए वो ही नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी जीवन भर गुलामी करने को मजबूर हो गई। मानव इतिहास का यह काला अध्याय यूरोप की समृद्धि की सबसे बड़ी नींव बन गया। उधर एशिया भी आने वाले तूफान की प्रतीक्षा कर रहा था। भारत उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध उत्पादन केंद्रों में से एक था। बंगाल विश्व के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता था। चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। जापान अपने ही बंद संसार में सीमित था। यूरोप के व्यापारी एशिया की संपत्ति से आकर्षित हो रहे थे। पहले उन्होंने व्यापार की अनुमति मांगी, फिर गोदाम बनाए, उसके बाद किले बनाए और अंततः सेनाएं उतार दी। सन 1600 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। नाम था कंपनी, लेकिन उसका स्वरूप एक निजी साम्राज्य का था। अपनी सेना, अपना झंडा, अपनी मुद्रा, अपने युद्ध। और कुछ ही दशकों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के भविष्य पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। उधर चीन अब भी स्वयं को दुनिया का केंद्र मान रहा था, लेकिन इतिहास का तूफान उसके दरवाजे तक भी पहुंच चुका था। व्यापार, अफीम और बढ़ता हुआ यूरोपीय दबाव भविष्य के अपमानजनक युद्धों के बीज बो रहे थे। फिर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में एक और विस्फोट हुआ, लेकिन यह विस्फोट युद्ध भूमि पर नहीं, कारखानाओं के भीतर हुआ। औद्योगिक क्रांति, भाप इंजन, लोहा, कोयला, रेल, कारखाने, यांत्रिक उत्पादन। अब यूरोप के पास केवल सैन्य शक्ति ही नहीं थी, उसके पास पूरी दुनिया पर लगातार प्रभुत्व स्थापित करने वाली आर्थिक शक्ति भी थी। इसके बाद दुनिया का नक्शा भूगोल ने नहीं, कारखानों ने बनाना शुरू किया, तोपों ने बनाना शुरू किया, युद्धपोतों ने बनाना शुरू किया। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, एक एक करके शक्तियां गिरती चली गई। दुनिया को ऐसा लगने लगा कि अब यूरोपीय साम्राज्यवाद को कोई नहीं रोक सकता। इतिहास की घड़ी यूरोप के पक्ष में घूम रही थी। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, जब पूरी दुनिया किसी एक अंत को निश्चित मान लेती है, उसी समय एक नया नायक जन्म देता है। उसी काल में हिमालय की गोद में एक छोटी सी भूमि में गहरे उथल पुथल से गुजर रही थी। वो भूमि थी आज का नेपाल, जहाँ 22 और 24 राज्यों का अस्तित्व था। काठमांडू घाटी के मल्ल राजा आपस में संघर्ष कर रहे थे। गोरखा केवल एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था और विभाजन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रही थी। बंगाल पहले ही उसके अधीन आ चुका था। अब हिमालय भी सुरक्षित नहीं रहा था। यदि यही स्थिति बनी रहती तो शायद नेपाल भी इतिहास के खोए हुए राष्ट्रों की सूची में शामिल हो जाता। लेकिन भाग्य ने उसके लिए एक अलग कहानी लिख रखी थी। गोरखा के एक छोटे से राजमहल में एक युवा राजकुमार बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को बड़ी गंभीरता से देख रहे थे। उन्होंने समय के संकेतों को समझ लिया था। उन्होंने भारत में फैलते यूरोपीय साम्राज्यवाद को देखा था, विभाजित हिमालय की कमजोरी को पहचाना था और राष्ट्रीय एकता की अनिवार्यता को समझ लिया था। उनका सपना सिर्फ एक राज्य विस्तार करना नहीं था, उनका सपना था एक राष्ट्र का निर्माण करना। और उसी क्षण से आधुनिक नेपाल की वास्तविक कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां हिमालय की गोद में जन्मा एक छोटा सा राष्ट्र दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी युग को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ता है। यह केवल नेपाल के एकीकरण की कहानी नहीं है, यह स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले साहस, दूरदर्शिता और राष्ट्रीय आत्मा की अमर गाथा है। यह उस छोटे हिमालयी राष्ट्र की कहानी है जिसने अनियंत्रित यूरोपीय साम्राज्यवाद को चुनौती देने का साहस किया। यह यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध पहला सफल प्रतिरोध की महागाथा है।
अगले एपिसोड में हम इसी महागाथा और उस महानायक की विस्तृत चर्चा करेंगे जिसने विश्व में पहली बार यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध सफल प्रतिरोध अभियान का नेतृत्व किया। अगर आपको इतिहास को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी सच्चाई को समझना पसंद है तो कालचक्र से जुड़िए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही ऐतिहासिक यात्राओं के लिए कालचक्र को सब्सक्राइब करें, क्योंकि समय बदलता है, साम्राज्य बदलते हैं, लेकिन इतिहास अपनी कहानी कभी नहीं बोलता। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।